को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे हम 10th क्लास की टोटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस चैनल के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। जो पहला चैप्टर है हमारे पास साइंस का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें मेनली हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, या केमिकल्स कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, या केमिकल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास आता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है। तो यहां लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही बिल्कुल नई होती है। मतलब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिन किसी भी सब्सटेंसेस से ये बने हैं उससे टोटली न्यू होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के अंदर मेनली होता क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाता है। मतलब एटम्स जो होता है वो रीअरेंज हो जाता है। पहले जो भी अरेंजमेंट था एटम का, उससे टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट एटम का हमको नया देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में अंडर सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंडीशन। देखिए, ये हर केमिकल रिएक्शन में आप मान लीजिए, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है, डिफरेंट प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बन रहे हैं, ये जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4। हाइड्रोजन जैसे 4 हुआ तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमने 2 पे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखिए, जैसे हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, ये आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, तो जो बीच में हमने ये लगाया है, ये इसको बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, उसके बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का पहला एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। ठीक, सिमिलरली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का पहला एटम है, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड है डबल बॉन्ड से यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम क्या होता है कि पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं और नई तरीके से बॉन्ड बनते हैं। तो ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और नए बॉन्ड जो होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, वही एक सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। देखिए, पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम थे वो H बॉन्डेड विद H था, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन था, लेकिन पुराने बॉन्ड टूट गए। मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो यहाँ पे आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये सारे पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। जब भी पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो टोटली एकदम नए जैसा होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जिससे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है? बिल्कुल डिफरेंट मिलती है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, जो भी सब्सटेंस केमिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, या जिनकी वजह से केमिकल प्रोसेस जो है वो होने वाला है, केमिकल रिएक्शन होने वाली है। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म या टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास H2SO4 है और
NaOH है ना। तो जो H2SO4 है और जो NaOH है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी वजह से केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होने वाली है। H2SO4 क्या कहलाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और NaOH क्या है? NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाता है सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इसको कहते हैं वाटर H2O। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में है ना, ये रिएक्टेंट है, और एरो के बाद जो राइट साइड में लगा हुआ है ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट लेफ्ट में होता है, प्रोडक्ट राइट साइड में होता है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से नया सब्सटेंस जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिमेन एट द लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट हमारे पास राइट साइड में होता है। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेके, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, देखिए हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने के लिए पहले हमारे पास एक मैग्नीशियम मेटल की रिबन होनी चाहिए। मैग्नीशियम मेटल की जो रिबन है, सबसे पहले उस रिबन को हम सैंड पेपर से घिस लेते हैं। ठीक है, सैंड पेपर से क्यों घिस रहे हैं? देखिए रूम टेम्परेचर पे जो भी मैग्नीशियम की रिबन हमारे पास होती है, वो मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से उसको पहले रब करते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन हमने लिया हुआ है, उसको पहले हम क्लीन कर लेंगे बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जिसको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, बहुत ऐसे रफ सा होता है, वो चीजों को साफ कर देता है। सैंड पेपर के थ्रू हम 2 सेंटीमीटर का, दिया आप इससे ज्यादा सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर या जितने भी सेंटीमीटर का आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, पहले हम उसको क्लीन करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाएंगे। देखिए अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम इसके थ्रू नहीं हटाएंगे तो जो मैग्नीशियम है वो अंदर का अंदर रह जाएगा। ऊपर वाली लेयर पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न नहीं होने वाला, क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने के लिए पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नीशियम को बर्न करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं बर्न करना है। दैट्स व्हाई जो अपर लेयर है, अपर लेयर को रिमूव कर देते हैं। तो अपर लेयर को रिमूव करते हैं सैंड पेपर के थ्रू, सैंड पेपर के थ्रू अपर लेयर रिमूव हो गई, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ मैग्नीशियम बचेगा। इस मैग्नीशियम को हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना होता है। देखिए जो बर्निंग का प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कोई भी चीज जलने वाली नहीं है। तो होल्ड द मैग्नीशियम रिबन अ पेयर विद द टोंग, चिमटे से एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और जो हमारे पास फायर है, आग के प्रेजेंस में उसको लेके जाना है। ठीक है, उसको बर्नर पे हमें जलाना है। द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विद द डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम के थ्रू जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलना चालू हो जाता है। मैग्नीशियम जब जलने लगता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें यहाँ पे नीचे ऑब्टेन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है वो पाउडर हमें यहाँ नीचे ऑब्टेन होता है वॉच ग्लास में, ये वॉच ग्लास कहते हैं इसको, वॉच ग्लास में वो हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, होल्ड द मैग्नीशियम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच ग्लास के ऊपर पकड़ के रखिए उसको, एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म कलेक्ट इन द वॉच ग्लास, और वॉच ग्लास में वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है वो कलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट रब विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन द एयर। हवा में जलाने से पहले, एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से? तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव नहीं करेंगे तो जो रिबन है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होता है, मैग्नीशियम बर्न होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना हमें पड़ेगा। वो किसके थ्रू हटाते हैं? सैंड पेपर के थ्रू हटाते हैं। तो यही उसका आंसर है। मैग्नीशियम मेटल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, जो मैग्नीशियम मेटल का है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ एट द रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वो रूम टेम्परेचर पे बना लेता है। सो टू रिमूव द लेयर, इस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें उसे सैंड पेपर के थ्रू रब करते हैं आफ्टर इट्स बर्निंग स्मूथली, और वो बाद में अच्छे से जलने लग जाता है। तो होता क्या है वहां पे, हमारे पास एक मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम का ये रिबन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ गया, ये जो अबव लेयर है, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ये जो ऊपर वाला लेयर है ग्रीन कलर का, यहाँ से मैंने दिखाया, रिप्रेजेंट किया उसको, ये ग्रीन कलर का जो लेयर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, ये MgO का लेयर है। सैंड पेपर से, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर,
विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर हम इस लेयर को रिमूव कर देते हैं, जो पूरी ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, ग्रीन कलर की लेयर को हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर हम रिमूव कर देते हैं। जैसे इस लेयर को हम रिमूव करते हैं, जैसे इस लेयर को हम रिमूव करते हैं तो हमें एकदम साफ साफ मैग्नीशियम मिल जाता है। इस मैग्नीशियम को हम बर्नर की प्रेजेंस में रख देते हैं। तो होता क्या रिएक्शन है वो देख लीजिए। देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हमेशा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। कभी भी आपको सिंगल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कि आपको कभी भी O मिल जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा O2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, वो सिंगल मिलेगा, वो मोनोएटॉमिक होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो गैस के फॉर्म में, वो डायटॉमिक गैस है। तो दो एटम ही साथ में मिलेंगे हमेशा। तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस कंडीशन में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 गया तो यहाँ पे भी हमको मैग्नीशियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या है, बैलेंस है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। देखिए पहली चीज, जो भी रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, पहले एटम्स अलग तरीके से अरेंज थे, अब एटम टोटली अलग तरीके से अरेंज्ड हैं। ठीक, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली नहीं होती है। ठीक, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये पूरा हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ लिया था। ठीक, अब जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट से तो डिफरेंट होनी ही चाहिए, लेकिन और क्या चेंजेस हैं, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन में कि होते टाइम जिससे हमें पता चले कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहला दिया हुआ है दैट इज चेंज इन स्टेट। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सी द एग्जांपल इज कि हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस, दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर H2O। सो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करके एक लिक्विड सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज इन कलर। मान लीजिए 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन करने के बाद दोनों अपना कलर चेंज कर लें। जैसे मान लीजिए एक येलो कलर का सॉल्यूशन है, वो किसी एक सब्सटेंस से रिएक्शन करे और वो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना ले, ऐसा हो जाए तो वो भी हमें एक चेंज दिख रहा है। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, मान लीजिए 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करें किसी भी बीकर में या किसी भी वेसल में, जब वो रिएक्शन करें तो रिएक्शन करने के बाद वेसल में से गैस निकलना चालू हो जाए, गैस का इवोल्यूशन चालू हो जाए, गैस निकल जाए वहां से, लिबरेट हो जाए। ठीक है, चलिए चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हम करें तो जो भी रिएक्शन का वेसल है या वहां से बहुत ज्यादा हीट निकलने लगे या वेसल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या इसका अपोजिट वेसल बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर के होते समय भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया है। ठीक है, लास्ट हमें दिया हुआ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। देखिए फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि प्रेसिपिटेट आर इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ वाटर होते हैं, मतलब पानी के अंदर ऐसे सॉल्ट्स जो सॉल्युबल ना हो। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर 1 और सब्सटेंस नंबर 2, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया। ये जो सब्सटेंस नंबर 1 है ना, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, सब्सटेंस नंबर 2 है ना, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। सब्सटेंस नंबर 1 का एक्वस सॉल्यूशन सब्सटेंस नंबर 2 के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, वो बनाएगा सब्सटेंस नंबर 3, वो भी एक्वस फॉर्म में बनाएगा, और सब्सटेंस नंबर 4 वो भी एक्वस फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, चारों सब्सटेंस बनाएगा एक्वस फॉर्म में। लेकिन थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। जो भी सब्सटेंस पानी के अंदर इनसॉल्युबल होगा उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट। देखिए जो भी हमने टॉपिक अभी पीछे पढ़े हैं इसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये पांचों टॉपिक अब हम यहाँ पे उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है वहां पे स्टेट का चेंज आ जाए, वहां पे हो सकता है स्टेट का चेंज आ जाए। ठीक है, हर बार जरूरी है कि स्टेट का चेंज होगा तभी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, या ये पांचों चेंज आएंगे तभी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक,
कोई एक चेंज भी अगर आ गया तो भी हम कह देंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द स्टेट ऑफ चेंज में, फॉर एग्जांपल मे बी वहां पे स्टेट का चेंज आ जाए। एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करती है तो वहां पर मीथेनॉल बनाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं मीथेनॉल, विच इज लिक्विड इन नेचर, उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, ये दोनों ही सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस हैं, ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर इज अ लिक्विड इन नेचर, वाटर का नेचर कैसा होता है, लिक्विड होता है, वाटर का स्टेट कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। चेंज इन कलर अगला एग्जांपल है जो हम पढ़ रहे थे वहां पे, देयर आर सम रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं विच शोज, जो दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, कलर चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के बाद या होने के बाद वो चेंज इन कलर शो करते हैं। एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट को लेना है बीकर के अंदर और पानी मिला के डिसॉल्व कर देना है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपीयर होगा, ठीक। रिएक्शन करेगा आयरन के साथ, आयरन नेल और जो लोहे की कील होती है उसको हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये एक एक्वा सॉल्यूशन है, दैट इज विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रिएक्शन करेगा आयरन नेल के साथ, लोहे के कील के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा विच इज फेरस सल्फेट, FeSO4, और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन फिलहाल कलर का चेंज दिखा रही है, तो अभी हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको भी बर्न कर रहे हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, या कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो कॉपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, एक ब्राउन कलर का मेटल होता है, बाद में जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो डायग्राम बना है ये एनसीईआरटी में भी है, ये डायग्राम आप उसमें देख सकते हैं एक बार। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज K2Cr2O7, एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। इसको जब भी हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 और SO2 गैस के साथ, ये अपना कलर डार्क ग्रीन में चेंज कर लेता है। एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है दैट इज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जब भी रिएक्शन करता है SO2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये अपना ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये भी चेंज इन कलर को दिखा रहा है, कलर चेंज हो गया, इंडिकेशन है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई थी। वो किसकी वजह से हुई है, वो ये एसिड और SO2 गैस की वजह से हुई है। व्हाट इज H2SO4? H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ हमने SO2 गैस के साथ उसका रिएक्शन कराया है, वो डार्क ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस का इवोल्यूशन, गैस इवॉल्व होना। एग्जांपल क्या है, बहुत इजी एग्जांपल है इसका, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन एक डाइल्यूट एसिड के साथ करा दीजिए। एक बीकर के अंदर एसिड लीजिए, उसके ऊपर स्पून से या जो भी हमारे पास स्पैचुला है उसकी मदद से मैग्नीशियम मेटल को डाल दीजिए। जब भी उस डाइल्यूट एसिड के साथ, इस डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम का जो मेटल है ये रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी। तो जब भी गैस इवॉल्व होती है, जब भी गैस निकलती है, तो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में उसको हम एरो ऊपर करके इंडिकेट कर देते हैं दैट यहाँ से गैस इवॉल्व होकर जा रही है बाहर। तो यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि छोटा सा हल्का सा यहाँ पे धुआं जैसा निकल रहा है, तो वो जो धुआं निकल रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पे से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जो इंडिकेशन हम दिखा रहे हैं, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। तो मैग्नीशियम जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्थ वन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। देखिए, देयर इज ऑलवेज सम चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन टेम्परेचर जरूर आएगा वहां पे, आफ्टर और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, या तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद या तो केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ, ठीक है। टेम्परेचर में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़े ही, हो सकता है टेम्परेचर घट भी जाए, ठीक है। सो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ क्विकलाइन, ठीक है। वो रिएक्शन जब भी पानी के साथ करता है ना, वो CaOH का होल ट्वाइस, मतलब स्लैग लाइन बनाता है,
देखिए ये क्विक लाइम है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, या इसी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी ये प्रोसेस होती है तो बहुत ज्यादा हीट निकलता है। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें जब भी हम पानी डालते हैं तो जो बीकर है वो एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या जो पानी हम डाल रहे हैं वो पानी भी ऐसा बहुत ज्यादा गर्म होता है कि ऐसा लगता है कि वो उबलने वाला है। तो एक हार्ड ग्लास बीकर लिया है, उसमें देख सकते हैं आप हमने क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड में जब भी हम ऊपर से पानी ऐड कर देंगे, कुछ देर बाद देखिए यहाँ से पानी मिलाया जा रहा है, जब भी हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन का जलना, जब भी कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो बहुत ज्यादा हीट वहां से, अलॉट ऑफ हीट वहां पे क्या करता है, रिलीज करने लग जाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस जब भी रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2, CO2 गैस वहां से निकलेगी और साथ में निकलेगा अलॉट ऑफ हीट वहां से निकल रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, दोनों ही रिएक्शन में हमने देखा कि चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन हीट हो रहा है, तो दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे गर्म हो रही है। देखते हैं आगे कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पे रिएक्शन होते होते जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो आगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है। प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस व्हिच सेटल डाउन इन अ रिएक्शन इन द सॉलिड फॉर्म। जब भी कोई रिएक्शन होती है, जो इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ा समझाया था, जब भी कोई एक रिएक्शन होती है तो वहां पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमेशा रिएक्शन में नीचे प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी वहां पे कभी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा तो वहां पे एक डाउनवर्ड का एरो हम दिखाएंगे और उससे दिखा देंगे कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नीचे जम गया है या इनसॉल्युबल सॉल्ट नीचे जम गया है। जैसे एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर नंबर 1 है, ठीक है। बीकर नंबर 1 में हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है। किसका एक्वा सॉल्यूशन लिया है? हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है PbNO3 का, PbNO3 के होल ट्वाइस का, लेड नाइट्रेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया है। और साथ में हमने एक एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है, साथ में हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का, KI, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन लिया। व्हाट इज एक्वा सॉल्यूशन? पानी लेना बीकर में सॉल्ट को डाल देना है और उसको डिसॉल्व कर देना है। पानी लेना है, सॉल्ट को डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। दोनों जब बीकर हमारे पास आ गए, मतलब बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया है। देखिए जो बीकर नंबर 1 है ये ऊपर से बीकर नंबर 2 में हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 1, ये बीकर नंबर 2, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं ना तो वहां पर हमें पोटेशियम आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलने लग जाता है नीचे। ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। देखिए सब्सटेंस नंबर 1, सब्सटेंस नंबर 2 आपस में रिएक्शन करके दो सब्सटेंस बनाएगा। एक सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा जो सॉलिड फॉर्म में हमें दिखने लग जाएगा। तो यहां पर वो सॉलिड फॉर्म में हमें येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है। और वो सब्सटेंस कहां नीचे बैठ रहा है? नीचे बैठ रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट डाउन हो रहा है, मतलब जो भी सॉलिड है वो नीचे जाके बैठ जा रहा है। और बन क्या रहा है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। देखिए व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस लगा है, कितना अमाउंट में लगा है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कौन सी गैस निकल रही है, कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, सबके लिए एक अलग अलग सिंबल है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके बगल में हम S लिख देते हैं। कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है उसके बगल में L लिख देते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस फॉर्म में है तो उसके बगल में AQ लिख देते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट दी जा रही है तो एडिशन में हीट लिख देंगे रिएक्टेंट साइड में, या मान लीजिए कहीं से हीट निकल रही है तो प्रोडक्ट के साइड में हम हीट प्लस में लिख देते हैं। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को, बताने के तरीके को, शॉर्ट हैंड मेथड, छोटे से छोटे टाइम में, छोटे से छोटे स्पेस में उसको लिख के बताने के तरीके को, जाके हमें जल्दी से समझ में आ जाए, बहुत बड़ी सी बात किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किसी भी केमिकल
रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के तरीके को सिंबल फॉर्मूला यूज करके, बहुत सारे अलग अलग चीजें यूज करके, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. सो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कंबाइन हो रहा है या जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नया बना है रिएक्शन करने के बाद उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. अगला दिया हुआ है द केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंटेटिंग केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. केमिकल रिएक्शन ना दो प्रकार की होती है. एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? देखिए, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है, या जब भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है, तब उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. या ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. मतलब द टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो टोटली बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. जितना मास रिएक्शन करने के पहले रिएक्टेंट का था, रिएक्शन होने के बाद नए कंपाउंड बनने के बाद जो टोटल नया जो प्रोडक्ट बन रहा है, टोटल उसका भी मास उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट का था. जैसे एग्जांपल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. ठीक है, ये सबके सिंबल के साथ, फॉर्मूले के साथ, ये सब नाम के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे. तो देखा जाए तो रिएक्टेंट में कैल्शियम का वैल्यू कितना है 1, मतलब कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम का एटम कितना है 1. प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का एटम बनी है, देखिए एक इकलौता कैल्शियम यहाँ पे, इसके सिवा कोई और कैल्शियम नहीं है. सो कैल्शियम के कितने एटम है 1, यहाँ पे भी कैल्शियम कितना एटम है 1. यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4. देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे. यहाँ पे देखा जाए तो 3 और एक 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 2. देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो कुल मिला के 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये. ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 1, यहाँ पर कार्बन कितना है हमारे पास 1, यहाँ पे एक कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन है 1 है. तो यहाँ पर दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो हमारे पास दोनों साइड बराबर है. अच्छा, अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम जो भी हैं वो बराबर नहीं होते दोनों साइड. मतलब एक साइड नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है वो रिएक्टेंट में हो जाए, और एक साइड नंबर ऑफ एटम कम हो जाएगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट में हो जाए, तो वो वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है. सो इस ऐसे इक्वेशंस को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. मतलब an unbalanced chemical equation have unequal number of atoms, one or more element is called reactant and product. इसको हम क्या मतलब दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन है वो सेम नहीं है, या ऐसा कह लें कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है. ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. तो इसके बगल में जी लिख देते हैं. ठीक है, इसके बगल में हम जी लिख सकते हैं क्योंकि गैस है, और ये बन रहा है लिक्विड, तो इसके बगल में हमने एल लिख दिया. जो हमारे पास गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अनबैलेंस फॉर्म है, मतलब ये बैलेंस नहीं है. देखिए हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का कितना एटम है 2, ऑक्सीजन का कितना एटम है 2. यहाँ आएंगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन मात्र 1 ही है. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन, जिसे यहाँ पे टेबल में बना के लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड में, ऑब्वियस है, राइट साइड में ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है. ठीक है, कभी भी जो रिएक्शन है उसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो डायटोमिक होती है. मतलब नेचर में जब भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा ना, 2 ऑक्सीजन ही मिलेगा, एक ऑक्सीजन कभी मिलने नहीं वाला. तो हम ये नहीं करेंगे यार कि इक्वेशन यहाँ बैलेंस नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 हटा देते हैं, ये 2 हटा देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लिया. ठीक है, तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ऐसा करके ये वाटर बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऑक्सीजन हमें 2 ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक ही होता है, 2 ऑक्सीजन ही मिलेंगे हमें, एक ऑक्सीजन कभी मिलने ही नहीं वाला. ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है. देखिए अभी पढ़ लिया हमने पहले भी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जितने भी एटम है उसके. ठीक है, अनबैलेंस में क्या होता है कि
डिफरेंट नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के, दोनों के एटम नंबर ऑफ कभी भी एटम बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन जो होता है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए बाद में उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। सो अनबैलेंस इक्वेशन ऐसा ये कोई भी चीज फॉलो नहीं करता, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का होगा ही नहीं। ये बेसिक सा डिफरेंस कि बैलेंस और अनबैलेंस। तो दैट्स व्हाई जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें हम कंसीडर ही नहीं करते कि वो ट्रू हैं, वो ट्रू नहीं होती। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रही है वो। कोई भी रिएक्शन अगर ट्रू है दैट रिएक्शन हैव टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए आपको एक रॉ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे देगा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करो। एक अनबैलेंस को मिला के एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको मिलेगी, उस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे जगह पे स्कूल्स में से टेबल बना के दिखाते हैं, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ज्यादा बड़े आते नहीं है इसमें से, ठीक है। और वो बहुत इजी है, बेसिकली हम समझ भी लेंगे 2 मिनट के अंदर, उसको ज्यादा कुछ है भी नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो सोडियम यहां पर देखा जाए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। यहां पर सोडियम कितना है? 1। यहां पर सोडियम कितना है? 2, ठीक है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब Na और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके बना रहा है Na2O। सो यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा देखा जाए तो सोडियम अब हो गया 2, और लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि सोडियम 4 हो जाता है, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन सोडियम 4 हो गया तो हम 2 को हटा के यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? बैलेंस हो गई। देखिए एक से ज्यादा बार आपको मल्टीप्लाई या मिटा के कुछ लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, पहले पेंसिल से सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में उसको टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर ये पहली रिएक्शन तो हमारी बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या है? देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2। देखिए H2O क्या होता है? H2O होता है वाटर। H2O क्या होता है? वाटर। H2O2 होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर का फॉर्मूला गलत नहीं लिख दिया है, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि वाटर का ही फॉर्मूला गलत लिख दिया, नहीं, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक लिक्विड होता है, मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ऐसे वॉश करने के लिए काम में आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे बैलेंस? हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कुल मिला के 3 है ना, 2 और 1 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 ही है। तो हम करते क्या है, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाइड्रोजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जब 2 से इंटू किया था हाइड्रोजन हो गया 4। हाइड्रोजन अगर यहाँ लेफ्ट में 4 है तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास? 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितना आ गया? 4। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन जो अब हमें मिली है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं MgCl2 एंड वाटर, ठीक है। चलिए तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना है? 1, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O, थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, H2O। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन में, लेकिन राइट साइड में देखा जाए, प्रोडक्ट में देखा जाए तो ऑक्सीजन 1 ही है,
तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 2 सा 4 हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन 4 आ गया तो यहाँ देखिए फिलहाल हाइड्रोजन तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और एक 3 है। हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को 4 बनाना है। 4 कैसे बनाएंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन से हमने इंटू कर दिया। तो क्लोरीन गैस कितना हो गया, क्लोरीन गैस आ गया हमारे पास 2, और राइट साइड में भी क्लोरीन कितना है हमारे पास 2 ऑलरेडी है। तो बैलेंस करिए इसको कैसे, ठीक है, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 से इंटू है ना क्लोरीन में, तो क्लोरीन भी कितना है हमारे पास 2 है। हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, तो कितना आएगा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन में हमारे पास 2 है। तो ये बैलेंस कंडीशन है, यहाँ पे हमने ये केमिकल रिएक्शन में बैलेंस कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, Fe प्लस O2 रिएक्शन करके बना रहा है Fe2O3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आयरन कितना है, यहाँ पर आयरन हमारे पास 2 है और यहाँ पे आयरन सिर्फ हमारे पास 1 है, ठीक। चलिए तो जब यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो सीधा आयरन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आयरन दोनों साइड 2 2 बैलेंस हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब तो फंस गए, क्या करना है, देखिए जब भी कोई ऐसा कंडीशन बनेगा ना तो आप ना रिवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब 3 अगर ऑक्सीजन में यहाँ पे है और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन में 2 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इसके 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड के सामने कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहाँ पे भी 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब आयरन कैलकुलेट कर लेते हैं। आयरन यहाँ पे 2 है और 2 का मल्टीप्लाई सामने हो रहा है, तो 2 2 सा कितना आ रहा है 4। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, आयरन को 4 कर देंगे। इसीलिए पहले पेंसिल से सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में जो भी चेंजेस लाने हैं उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, Al2O3 प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास 1 है। तो बैलेंस करने के लिए AlOH का होल थ्राइस प्लस Al2O3 प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। चलिए बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम 2 है हमारे पास, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 ही है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है। अब बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास 3 और 2 जा 6, हाइड्रोजन कितना है 6। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है हमारे पास, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, तो वहां पे भी मिला लीजिए 3 ऑक्सीजन यहाँ, तो कुल मिला के कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। ऐसी और भी केमिकल रिएक्शंस है, मैं यहाँ पे इसको आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। नहीं बनेगा तो हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें ये आपके लिए सॉल्व करवा के दे देंगे। चलिए अब आगे आते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के दिया हुआ है, ठीक। ऐसा ही आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे, इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में बदलना है और बाद में उसे बैलेंस भी करना है, लिखा है एंड देन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बाद में उस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस भी करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको बर्न करना है इन एयर के प्रेजेंस में बर्न करना है। देखिए जब भी कोई बोलेगा ना बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आप समझ जाइए ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया है। तो O2 गैस है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक, और बर्न कर दिया, तो बीच में लिख देंगे BURN बर्न, है ना। गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, गिव्स वाटर मतलब H2O बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 गैस बना रहा है, ठीक। एक बात समझिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोला है ना, तो गैस है इसलिए इसके बगल में हम लिख देंगे G। ऑक्सीजन भी गैस होता है इसलिए इसके बगल में हम लिख देंगे G। वाटर इज अ लिक्विड तो लिख देंगे L, और SO2 इज अ गैस, दैट्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे G लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 3 है, 2 और 1
3 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस गैस में, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 2 और 1 3 ही ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन में हम यहाँ पर 2 से, वाटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाटर में जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन तो 2 और 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन ये, दोनों तो बैलेंस हो गए। अब अनबैलेंस क्या हो गया, अब मिला लीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस कंडीशन में है तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ठीक है, हाइड्रोजन 4 बन गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो सल्फर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। सल्फर को बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सल्फर में जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 बनाएंगे। ऑक्सीजन को 4 कैसे बनाएंगे, एक मिनट, 4 और प्लस 2, ऑक्सीजन को हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 6 ऑक्सीजन बनाना है। 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 को मिटा के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो याद आएगा, देखिए 3 2 6। अब देखिए पूरा इक्वेशन आपको बैलेंस फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है। आपको पेंसिल से करना है, पेंसिल से आप मिटा के फिर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, देखिए हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इस साइड भी देखिए ये 2 2 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, बैलेंस है। इसके बाद सल्फर देख लीजिए, यहाँ पर सल्फर कितना है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सामने सल्फर से, तो सल्फर हो गया 2, यहाँ पर सल्फर देखिए 2 हो गया, तो दोनों साइड सल्फर कितने हैं, 2 2 है। वेट, सल्फर कितने हमारे पास, 2 है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन गिनी है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, कितना आ गया ऑक्सीजन, 6 आ गया। तो हमारे पास दोनों कंडीशन क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं अब हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, मतलब फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एक सॉलिड होता है इसलिए एस लगा दिया मैंने आगे। इसको ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में जला रहे हैं मतलब O2 gives phosphorus pentaoxide. What is the formula of phosphorus pentaoxide? That is P2O5. ये जो ऑक्सीजन दैट इज गैस, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे G लिख दिया है, और यहाँ पर P2O5 इज अ सॉलिड, इसलिए मैं यहाँ पे S लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। हमें ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 5, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। देखिए फॉस्फोरस हो गया 2, यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस फॉर्म में ही नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 5 है। देखिए जब भी मैंने आपको ऐसा कंडीशन समझाया है कि जैसे इससे पहले वाला भी एक हमने केस देखा था कि Fe2O3 वाले में हमारे पास ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना था 2, यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना था 3, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 5 का इंटू यहाँ कर दीजिए, इस 2 का इंटू यहाँ पे कर दीजिए। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 10 ऑक्सीजन हो गया, 5 2 10 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन फॉस्फोरस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 4 हो जाएगा फॉस्फोरस। जैसे ही फॉस्फोरस 4 हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 को मिटा के यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बैठते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम आगे, थर्ड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कार्बन बाइसल्फाइड, ठीक, रिएक्शन कर रहा है बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन बाइसल्फाइड मतलब CS2, कार्बन बाइसल्फाइड सॉलिड है, ये रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये भी गैस है। ये क्या बनाएगा आपस में मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दैट इज CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ठीक है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसको बैलेंस करना है हमें, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है हमारे पास, सल्फर कितना बेटा हमारे पास 2, सल्फर यहाँ पर 1 है, तो सल्फर को पहले बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सल्फर को जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और 4, कितना ऑक्सीजन है 6। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, अब आप करके देखिएगा।
एल्यूमिनियम मेटल है, उसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, मतलब कुल मिला के एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन रिप्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन, मतलब कुल मिला के Fe2O3 जो है उसका रिएक्शन करा दिया एल्यूमिनियम से, तो बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है, चलिए मैं ये वाला भी करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है एल्यूमिनियम मेटल जो है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये रिएक्शन कर रहा है Fe2O3 से। रिएक्शन करने पे दे रहा है, देखिए ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद ये दे रहा है, ये बना रहा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन गैस अलग, आयरन जो मेटल है, सॉरी आयरन मेटल है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, आयरन सॉलिड अलग निकल जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रकार का, ये आयरन Fe बना है ना। तो यहाँ पे देखा जाए एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है, 2, तो एल्यूमिनियम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एल्यूमिनियम से। आयरन कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 से हमने यहाँ पे आयरन में भी मल्टीप्लाई कर लिया। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में है। आखिरी है, बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है एंड इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड दैट इज फिफ्थ वाला, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, एक सेकंड, BaCl2 किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, BaCl2 का जिंक सल्फेट के साथ, दैट इज ZnSO4, रिएक्शन करके बनाएगा ये बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 एंड जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2। तो मेरे ख्याल में रिएक्शन पहले से बैलेंस है, बेरियम 2, क्लोरीन 2, जिंक 1, SO4 देखिए, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, चेंज होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट में। ठीक है, ये रिएक्शन इससे पहले भी था, हम एग्जांपल्स में देख चुके हैं। बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बना रहा है जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये भी आप ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने भी आपको करा दिया कुछ देर पहले। फास्फोरस जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड साइड, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा।